अच्छा, आज जो हम ऐसे टाइप डिस्कस करने जा रहे हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट है और इसके आने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। कौन सा ऐसे है? ओपिनियन ऐसे। और जो आप एकेडमिक आइल्स कैंडिडेट्स हैं, ऑलमोस्ट हर कोई एकेडमिक है ना क्लास में, तो एकेडमिक आइल्स कैंडिडेट्स के लिए तो ओपिनियन ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट, लाइक 90% चांसेस हैं कि आपको ओपिनियन ऐसे ही आएगा, लेकिन 10% पीछे है। और 10% क्या हो सकता है? डिस्कशन हो जाए, प्रॉब्लम सोल्यूशन हो जाए, एडवांटेजेस आउटवे ड्रॉबैक्स हो जाए, इस तरह का कोई भी। ठीक है, अच्छा, ओपिनियन ऐसे। और वैसे भी ना एक चीज बताऊं, ऐसे लिखना जो है ना, इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस। टॉपिक पढ़ें, ठीक है, टॉपिक को अंडरस्टैंड करें और उसके बाद देखिए मैंने इस टॉपिक को कवर करना है, कैसे कवर करना है, जैसे भी करना है उसको करें। दैट्स योर ऐसे। मतलब अगर आप टॉपिक को समझ जाते हैं, उसके मुताबिक ऐसे लिखते हैं, तो आपके लिए ऐसे की एक ही टाइप है। समझ रहे हैं बात को? अच्छा, जो आपको टॉपिक दिया होगा ना, उसके दो पार्ट्स होंगे। एक पार्ट में टॉपिक होगा, एक पार्ट में इंस्ट्रक्शंस होंगी। अब आपने देखना है कि टॉपिक क्या है। ठीक है, ये टॉपिक है। इंस्ट्रक्शंस क्या है? इंस्ट्रक्शंस से पता चलेगा क्या लिखना है और किस तरह से लिखना है। किस तरह का क्या मतलब है? अगर आपसे टॉपिक दे के, मतलब एक टॉपिक आपको देता है, फॉर एग्जाम्पल, दीज डेज many young people learn English and English has become very common in many non-English speaking countries throughout the world. अच्छा, आगे लिखा हुआ है, डू यू थिंक दिस इज अ पॉजिटिव और अ नेगेटिव डेवलपमेंट। अब इसका क्या मतलब है? आपसे क्या पूछ रहे हैं? ओपिनियन। अगर कहता है हाउ फार डू यू अग्री और डिसअग्री विद द आइडिया ऑफ लर्निंग इंग्लिश, तो क्या पूछ रहे हैं? ओपिनियन मांग रहा है। तो दो पार्ट्स हैं, एक में टॉपिक, एक में इंस्ट्रक्शंस। और जो आपने ऐसे लिखना है, इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक लिखना है और टॉपिक के ऊपर लिखना है। इस चीज का ख्याल रखना है। ठीक है, टॉपिक को समझना है, टॉपिक के ऊपर आपने ऐसे लिखना है और इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक आपने ऐसे लिखना है। ठीक है, अच्छा, बात का तो क्या करते हैं, आपको खुद से कोई एक टॉपिक देके ना, और वो कहीं पे आपसे एक क्वेश्चन में ओपिनियन मांग लेगा, एक क्वेश्चन में प्रॉब्लम्स पूछ लेगा, कुछ भी। इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे, कि टॉपिक दे के उस टॉपिक से रिलेटेड दो क्वेश्चंस करेगा, आपने उन दोनों क्वेश्चंस को आंसर करना है। सो ऐसे में लाइक देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। टॉपिक को देखें, समझें, अंडरस्टैंड करें। और टॉपिक कोई भी आईएलटीएस का जनरल नॉलेज बेस्ड टॉपिक नहीं है। हाँ, आपको एक जनरल जो हमारे इर्द गिर्द चीजें हो रही है उसका पता होना चाहिए, जो ग्लोबल फिनोमिनाज हैं, ग्लोबल इश्यूज हैं। और दूसरे नंबर पे आईएलटीएस के ऐसे राइटिंग में दे डू नॉट एक्सपेक्ट एक्सपर्ट नॉलेज फ्रॉम यू। मतलब वो ये नहीं कहते कि अगर उन्होंने आपको पोल्यूशन पे ऐसे लिखने के लिए दिया है, तो पोल्यूशन पे आप कार्बन कैसे बनता है, क्या होता है, जब धुआं निकलता है उसमें 80% ये होता है, 20% ये नहीं। एक लेमैन, एक आपके मेरे जैसा बंदा, उसका पोल्यूशन के बारे में क्या ख्याल है, उसका ट्रांसपोर्ट के बारे में क्या ख्याल है, एजुकेशन के बारे में क्या ख्याल है, वो चीजें। ठीक है, तो मुंह सही रखो यार, हंसो मुस्कुराओ। यार गुड। इतना उदास हुआ कि पता नहीं क्या हो गया। तो expert knowledge is not expected, some sort of personal knowledge is expected। और ये जो 10-12 टॉपिक्स हैं मेन आईएलटीएस के, उसके ऊपर आपके पास यानी जैसे टेक्नोलॉजी हो गया, एजुकेशन हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, पोल्यूशन हो गया, ग्लोबल वार्मिंग हो गया, इसके ऊपर आपके पास आइडियाज होने चाहिए। और वो आइडियाज कहाँ से मिलेंगे? ये आपकी राइटिंग की बुक है। इस बुक में हर ऐसे टाइप के साथ आगे, ये भी ठहर के खोलते हैं, भी ठहर नहीं रहा, अब बहुत लाइक बच्चे हैं ना, तो बाद में खोलते हैं किताब। ठीक है, तो इसमें जो आपको सैंपल आंसर्स दिए हुए, अगर आप उन्हीं सैंपल आंसर्स को पढ़ लेते हैं तो आपके पास एक अच्छा डेटाबेस नॉलेज का इकट्ठा हो जाएगा, फिर आपके लिए ऐसे लिखना मुश्किल नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, टॉपिक जो है वो स्टेटमेंट में दिया होगा और उसके बाद यानी पूरा स्टेटमेंट, अभी हम ये सारा डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ मैं आपका माइंड बना रहा हूं कि ये आपने ये काम करना है। ठीक है, तो टॉपिक स्टेटमेंट में दिया होगा और टॉपिक के बाद साथ ही इंस्ट्रक्शंस दी होंगी। और ओपिनियन ऐसे में एक बात तो ये कि क्वेश्चन मार्क होगा, दूसरी बात ये लिखा होगा डू यू थिंक, डू यू बिलीव, हाउ फार डू यू अग्री और डिसअग्री लिखा होगा, टू व्हाट एक्सटेंट डू यू अग्री और डिसअग्री। अब अग्री, डिसअग्री, डू यू बिलीव, डू यू थिंक, और इसी की एक टाइप है जिसको हम कहते हैं एडवांटेजेस आउटवे ड्रॉबैक्स, वो मैं आपको अलग से करवाऊंगा। ठीक है, वो भी एक ऐसे, वो भी है, वो भी ओपिनियन ही है, इसी तरह ही लिखना है उसको भी। एक होता है पॉजिटिव नेगेटिव डेवलपमेंट, वो भी मैं आपको बाद में करवाऊंगा। ठीक है, विल डू दैट सेपरेटली। अभी सिर्फ हम फोकस कर रहे हैं अग्री डिसअग्री पे।
ठीक है, टू व्हाट एक्सटेंट डू यू अग्री और डिसअग्री, हाउ फार डू यू अग्री और डिसअग्री एंड ऑल दैट। इस पे लिखते क्या लेना, चाय लेनी, कॉफी लेनी, लस्सी वाला ऑप्शन नहीं है, ठीक है, टी कॉफी दो चीजें, पेंसिल नहीं है, उंगली से ऐसे कर दो, निशान बना दो। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट इट। अच्छा, अब आपने जब भी ऐसे लिखना है, सो द फर्स्ट थिंग इज आपको पता होना चाहिए कि ऐसे के पार्ट्स कितने हैं। सेकंड थिंग इज क्या उठाए अपनी, सेकंड थिंग इज हर पार्ट में आपने कितने सेंटेंसेस लिखने हैं। थर्ड थिंग इज हर सेंटेंस में क्या लिखना है, ठीक है। ये जब आपको पता होगा ना कि हाँ भी ये इंट्रोडक्शन मैं बना रहा हूँ, इंट्रोडक्शन में 3 सेंटेंसेस होते हैं, पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये, तो आप उसको बना पाएंगे, ठीक है। और अगर आपको समझ ही नहीं आ रही करना क्या है, कहाँ से शुरू करना है, शुरू कैसे करूँ, तो कितनी देर तक आपकी उंगलियां काम पे टांगती रहेंगी और आपको समझ नहीं आएगी कि स्टार्ट कहाँ से लूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आपने ये समझना है, देखें ऐसे लिखने का कोई एक तरीका नहीं है। नंबर ऑफ पैराग्राफ्स पे बेंच स्कोर नहीं मिलेगा। बेंच स्कोर किस पे मिलेगा, जो पैराग्राफ के अंदर आपने खिचड़ी पकानी है ना, या आपने बिरयानी बनानी है, जो भी करना है उस पे आपको बेंच स्कोर मिलेगा, ठीक है। तो आपने फोकस करना है किस चीज पे, व्हाट यू आर गोइंग टू राइट विद इन द पैराग्राफ्स। अच्छा, अब एक ही ऐसे ये 3 पैराग्राफ लिखते हैं, आप 2 लिखते हैं, ठीक है। आप कहते हैं मैं 4 लिखूंगा, कौन ठीक है, सारे ही ठीक हैं, आपका अपना एक लेआउट है। वो कहते हैं मैं 4 पैराग्राफ्स में ज्यादा अच्छे से जस्टिफाई करूंगा, वो कहते हैं मैं 3 में करूंगा, वो कहते हैं मैं 2 में करूंगा, समथिंग लाइक दैट। डिपेंड करता है कि आपको एक टॉपिक मिला है, उस टॉपिक को आपने कवर करना है। तो उसमें कोई भी ये डिबेटेबल चीज नहीं है कि कितने पैराग्राफ लिखे, क्या लिखा, कैसे लिखा। जो आप लिख रहे हैं उसको उन्होंने चेक करना है और उसके ऊपर उन्होंने 4 फिल्टर लगाने हैं। नहीं होता, आप तस्वीर खींचते हैं, बाद में उस पर एक गोरे वाला फिल्टर लगाते हैं, एक स्लिम वाला फिल्टर लगाते हैं, और कौन सा लगता है, मुंह अंदर वाला फिल्टर लगाते हैं एंड ऑल दैट, ठीक है। सो उसने एग्जामिनर ने 4 फिल्टर लगाने। सबसे पहले एग्जामिनर ने वर्ड काउंट सामने आ रहा होगा, एग्जामिनर देखेगा अच्छा जी इसने ऐसे लिखा है और ऐसे 300 वर्ड्स का है, ये ठीक हो गया। ये है टास्क रिस्पॉन्स। क्या है ये, टास्क रिस्पॉन्स। अच्छा, टास्क रिस्पॉन्स में 2 चीजें आती हैं, एक तो वर्ड काउंट आ गया, और वर्ड काउंट 250 प्लस होना चाहिए। 250 लिमिट है मिनिमम। कुछ लोग समझते हैं कि शायद 250 से आगे लिखने ही नहीं देंगे। 250 जो है वो मिनिमम लिमिट है। आप 300 वर्ड्स तक लिख लें, जिसकी टाइपिंग अच्छी है 350 तक लिख लें, यहां तक ठीक है। इससे आगे जाएंगे ना फिर टाइम मैनेजमेंट खराब होगा क्योंकि आपने 1 आवर में 2 टास्क करने हैं, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। अब नेक्स्ट जो है एग्जामिनर ने ये देखना है कि हाउ फार हैव यू कवर्ड द टॉपिक और हाउ मच हैव यू कवर्ड द टॉपिक, किस हद तक आपने टॉपिक को कवर किया है। और मैंने बताया कि टॉपिक के 2 पार्ट्स हैं जो आपको आइल्स का ऐसे का, एक टॉपिक है, एक इंस्ट्रक्शंस है। अगर आपने इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक टॉपिक को मुकम्मल तौर पे कवर किया है, यू विल गेट 9 बैंड। इफ यू पार्शली कवर द टॉपिक, आहिस्ता 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 बैंड आपका नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो इस चीज का ख्याल रखना है, जेनेरिक नहीं उसको कर देना कि टॉपिक कुछ और था। अच्छा, टॉपिक था कि दीज डेज यंग पीपल लर्न इंग्लिश, हाउ फार डू यू अग्री और डिसअग्री विद द आइडिया ऑफ लर्निंग इंग्लिश, राइट। और आपने जनाब सिर्फ इंग्लिश को पकड़ लिया, इंग्लिश की ऐसी की तैसी कर दिया, आपने पूरा ऐसे ही इंग्लिश में लिख दिया, यंग पीपल को अग्री डिसअग्री को लिफ्ट ही नहीं करवाई, तो क्या होगा, आप ऑफ द टॉपिक चले जाएंगे। ये चीज ध्यान में रखिएगा, ऑफ द टॉपिक गए नहीं तो आपका बैंड स्कोर तेजी से नीचे आएगा, ठीक है। सो ये आपके पहला मार्किंग क्राइटेरिया हो गया। इसके बाद दूसरे नंबर पे एग्जामिनर चेक करेगा कोहियरेंस एंड कोहीशन। अब कोहियरेंस एंड कोहीशन क्या चीज है, वी कॉल इट कनेक्टिविटी ऑफ आइडियाज, कि हाउ वेल कनेक्टेड योर आइडियाज आर, कि आपने जो लिखा है उसकी आपस में कनेक्टिविटी क्या है। अच्छा, कनेक्टिविटी 2 तरह से होती है। एक तो आप कनेक्टिंग वर्ड्स यूज करते हैं, ठीक है, अपने उसमें जब आप कंपाउंड सेंटेंसेस बनाएंगे ऑटोमेटिकली उसमें कनेक्टिंग वर्ड्स आएंगे। उसके बाद ना आप रीडर को गाइड करते हैं, कनेक्टिंग वर्ड्स के जरिए आप क्या करते हैं, रीडर को गाइड करते हैं कि मैं अब क्या कर रहा हूं। अब जैसे आपने एक पैराग्राफ लिखा, मिसाल के तौर पे आपने उस पैराग्राफ में लिखा फर्स्ट ऑफ ऑल, इसका मतलब है आप रीडर को क्या बता रहे हैं कि ये मेरा पहला पॉइंट है। फिर आपने बोला, आगे बोला व्हाट आई वांट टू से, इसका क्या मतलब है, मैं अपनी बात को एक्सप्लेन कर रहा हूं। फिर आगे आपने बोला फॉर इंस्टेंस, टू इलिस्ट्रेट, इसका क्या मतलब है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। फिर आपने बोला टू कंक्लूड, इसका मतलब है कि आप पैराग्राफ को कंक्लूड करने। तो ये क्या है, ये है कोहियरेंस एंड कोहीशन, कि आप रीडर को जो आपका ऐसे पढ़ रहा है आप उसको हर स्टेप पे गाइड कर रहे हैं कि ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, ये एक्सप्लेनेशन है, ये एग्जाम्पल है। तो इस तरह के छोटे छोटे जो टैग वर्ड्स हैं वो आपको आने चाहिए।
अब वो टैग वर्ड्स क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकेंडली देयर इज अनदर पॉइंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज, फिर जो पॉइंट है वो बताएं। बाय दिस आई मीन व्हाट आई वांट टू से, टू एक्सपेंड माय आइडिया, टू एलैबोरेट फर्दर, इस तरह की जो वर्डिंग है वो आपके ऐसे में होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया सेकंड मार्किंग क्राइटेरिया, कोहेरेंस एंड कोहेशन, और इसका ताल्लुक भी ग्रामर के साथ या वोकैब्युलरी के साथ नहीं है। पहला क्या था? टास्क रिस्पॉन्स, 250 वर्ड्स मिनिमम ऐसे के लिए, दूसरा कोहेरेंस एंड कोहेशन। ठीक है, अच्छा, और जो भी आपने बात करनी है प्रॉपर पैराग्राफ में लिखना है, बुलेट पॉइंट्स अलाउड नहीं है, आपने नंबरिंग नहीं देनी 1 2 3 4, हेडिंग्स नहीं देनी किसी भी किस्म की, आपने जो बात करनी है पैराग्राफ में बात करनी है, राइट। थर्ड मार्किंग क्राइटेरिया पे आते हैं, वो है ग्रामर, उसको बोलते हैं ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी। वर्ड यूज करते हैं रेंज। अब ग्रामेटिकल रेंज का क्या मतलब है? आपको कितने स्ट्रक्चर्स आते हैं। ठीक है, अब एक सेंटेंस ये है, आई ड्रिंक टी, दूसरा क्या है? आई वुड लाइक टू हैव सम टी, आई वुड लाइक टू हैव का मतलब यहां पे ड्रिंक है। ठीक है, सो इस तरह से आपकी जो रेंज है वो रेंज को चेक करते हैं। अब रेंज में क्या आता है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, और इसमें भी आपको आउट ऑफ 9 बैंड मिलेगा। रेंज पे डिपेंड करता है आपका टारगेट बैंड कितना है। आप कहते हैं मेरा टारगेट बैंड है 5, ठीक हो गया। 5 बैंड के लिए आप सिंपल सेंटेंसेस बनाएं, कुछ कंपाउंड बनाएं, यू कैन इजीली, और मिस्टेक्स भी करें, फिर भी आपको 5 बैंड मिल जाएगा अगर बाकी के क्राइटेरियाज मीट हो रहे हैं। आप कहते हैं मेरा टारगेट बैंड है 7, अच्छा, अब 7 बैंड के लिए ग्रामेटिकल रेंज 7 8 9 के लिए क्या होगी? यू नीड टू गिव अ वैरायटी। आप कुछ कंपाउंड सेंटेंसेस बनाएं, और वो जो कंपाउंड सेंटेंसेस बना रहे हैं वो मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स में बनाएं। प्रेजेंट में बनाएं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, कोई सेंटेंस पास्ट का अगर कहीं पे आपने एग्जांपल देनी है। फिर हमारे पास होते हैं मॉडल वर्ब्स, कैन, कुड, शुड, मे, माइट। मॉडल वर्ब्स जो है उनको यूज करें, पैसिव वॉइस यूज करें। English language is spoken throughout the world by millions of people. Passive voice. People speak English throughout the world. Active voice. Active voice लगाएं, passive voice लगाएं, compound sentence लगाएं, complex sentence लगाएं, कहीं पे can, could, should, may, might. Examiner को आपने range देनी है, उस range से आपका band फैलता जाएगा, like 7, 8, 9 and all that. ठीक है? और याद रखिएगा 9 band की grammatical range and accuracy में भी इतनी सी गलती की गुंजाइश है। ठीक हो गया, मतलब आपका जो 9 बैंड वाला ऐसे भी है ना, वो भी मिस्टेक फ्री नहीं है, उसमें भी माइनर सी मिस्टेक्स कहीं ना कहीं उस पे होंगी। ठीक है, अच्छा जी, ये हो गया थर्ड मार्किंग क्राइटेरिया। चौथे नंबर पे क्या आएगा? वोकैब्युलरी। अब वोकैब्युलरी में एग्जामिनर ने ये नहीं देखना कि जी इसकी वोकैब्युलरी तो बड़ी एडवांस्ड है, कि आप ऐसे ऐसे वर्ड्स लिख के आए कि एग्जामिनर को भी डिक्शनरी खोलनी पड़े, जाके देखना पड़े कि इस वर्ड का क्या मीनिंग है। नो, एवरीडे इंग्लिश, और जो आपका टॉपिक है उस टॉपिक से रिलेटेड वोकैब्युलरी। अब फर्ज करें आपका टॉपिक है लैंग्वेज पे, ठीक है, अब लैंग्वेज की वोकैब्युलरी क्या होगी? इंग्लिश लैंग्वेज, ग्लोबल लैंग्वेज, एक हम वर्ड यूज करते हैं लिंगुआ फ्रैंका। लिंगुआ फ्रैंका एक ऐसी लैंग्वेज जो पूरी दुनिया में बोली जाती है। फिर आप वर्ड यूज करेंगे नेटिव स्पीकर्स, नॉन नेटिव स्पीकर्स। ठीक है, लैंग्वेज रिलेटेड जो भी लैंग्वेज की वोकैब्युलरी है वो आपने डेमोन्स्ट्रेट करना है कि मुझे लैंग्वेज की वोकैब्युलरी आती है। और वर्ड्स कौन से? सिंपल वर्ड्स। अगर आप 9 बैंड का भी ऐसे देखेंगे ना, आप कहेंगे इसमें 9 बैंड वाली क्या चीज है, और यही चीज है 9 बैंड वाली। ठीक है, सो यू नीड टू यूज सिंपल वर्ड्स एंड वेराइटी ऑफ वर्ड्स। एक ही वर्ड को, एक ही फ्रेज को बार बार यूज नहीं करना। रेपिटिशन इज द बैंड किलर। ठीक है, रेपिटिशन ऑफ आइडियाज, रेपिटिशन ऑफ वर्ड्स, और स्पीकिंग में भी अगर आप एक ही वर्ड बार बार यूज करें तो आपको लो बैंड में ले जाएंगे। अब आपको ऐसे आया, फर्ज करें स्मोकिंग शुड बी बैंड एट ऑल द पब्लिक प्लेसेस। हाउ फार डू यू अग्री और डिसअग्री विद दिस स्टेटमेंट? अब आपने जनाब हर जगह पे स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, स्मोकिंग इज वेरी बैड फॉर हेल्थ, स्मोकिंग इज दिस, स्मोकिंग इज दैट। स्मोकिंग को आपने और वर्ड्स में यूज ही नहीं किया। स्मोकिंग का वर्ड आ सकता है people who use इलेक्ट्रिक सिगरेट का वर्ड आप यूज कर सकते हैं, सिगार का वर्ड आप यूज कर सकते हैं, और क्या है? हाँ, ड्रग यूजर्स। ड्रग फिर उससे अगला लेवल चला जाता है, हमने सिर्फ सिगरेट्स पे रहना है। ठीक है, तो स्मोकिंग, सिगरेट, टू हैव अ पफ का वर्ड भी यूज होता है। ठीक है, फिर उसके बाद एक्टिव स्मोकर्स, पैसिव स्मोकर्स, स्मोक ओपनली एट द पब्लिक प्लेसेस, यानी आपने एक वैरायटी देनी है। ठीक है, तो ये दिस इज व्हाट, और ये नहीं है कि एक वर्ड पूरे ऐसे में दोबारा यूज ही नहीं होगा। एक पैराग्राफ में आपने एक वर्ड एक दफा यूज कर लिया या 2 दफा कर लिया, अब आपने उसको ओवर यूज नहीं करना।
नेक्स्ट पैराग्राफ में वही वर्ड, अब देखिए जैसे स्मोकिंग का वर्ड है, आपने एक दो जगह पे यूज कर लिया, उसकी जगह पे आप दूसरे वर्ड्स यूज कर लें, फिर अगले पैराग्राफ में आके फिर दोबारा स्मोकिंग का वर्ड यूज कर लिया, दैट्स परफेक्टली फाइन। लेकिन रिपीटेडली कोई भी वर्ड आपने यूज नहीं करना, ये हर सेंटेंस में वही आ रहा है, ठीक है। तो ये 4 मार्किंग क्राइटेरिया हैं और चारों इंडिपेंडेंट हैं, चारों अलग अलग हैं। लेकिन आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्किंग क्राइटेरिया है वो है टास्क रिस्पॉन्स। और अगर टास्क रिस्पॉन्स नहीं है, यानी आपने ऑफ द टॉपिक लिख दिया है, तो ऑफ द टॉपिक में वो फिर कुछ भी चेक नहीं करते। मतलब जब कैसे ऑफ द टॉपिक हो गया, ऑफ द टॉपिक की पेनल्टी है 1 बैंड। और एक और है जिस पे 1 बैंड मिलता है, वो है मेमोराइज्ड आंसर। आपने टास्क 2 लिखा, ऐसे लिखा, बड़ा ही कमाल ऐसे लिखा, टॉपिक के साथ थोड़ा बहुत रिलेट हो रहा है, टास्क 1 इज फुल ऑफ मिस्टेक्स। अब टास्क 1 और टास्क 2 आपस में मैच नहीं कर रहा, समझ रहे हैं बात को ना। टास्क 1 और 2 आपस में मैच नहीं, टास्क 2 परफेक्ट लिखा हुआ है याद करके, टास्क 1 खुद से लिखा हुआ है गलतियां करके, तो इस सूरत में टास्क 2 जो है आपका, उसको वो कंसीडर करेंगे मेमोराइज्ड आंसर एंड दे विल गिव यू 1 बैंड ऑन दैट। तो इन चीज़ों से बचना है आपने, इसका ख्याल रखना है। फर्ज करें आपने आंसर मेमोराइज कर लिया और वो आ भी गया, अव्वल तो नहीं आएगा, मेमोराइज्ड आंसर कभी भी नहीं आएगा, आ भी गया और आपने लिख भी दिया, अच्छा वो आपके टास्क 1 के साथ मैच नहीं कर रहा, चलिए टास्क 1 के साथ भी मैच कर गया, उसके बाद क्या होगा? अगर आपकी स्पीकिंग और राइटिंग आपस में मैच नहीं कर रही, बात समझ रहे हैं, इस तरह वो इसके ऊपर चेक्स लगाती है। एक बंदे का अगर स्पीकिंग में बैंड आया है 4, राइटिंग में बैंड आया है 7, वो हाईलाइट हो जाता है। अब उसको वो रीचेक करते हैं, देखते हैं कि स्पीकिंग में 4, कि एक बंदा लिखने में 7 बैंड वाली इंग्लिश, बोलने में 4 बैंड वाली इंग्लिश, हाउ कम? तो जब वो उस पर इन्वेस्टिगेशंस होती हैं तो फिर बाय द एंड आपका रिजल्ट कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, कुछ भी स्पीकिंग के लिए, राइटिंग के लिए मेमोराइज नहीं करना। नेचुरल एबिलिटी से आपको अच्छा बैंड स्कोर मिल जाएगा, लेकिन अगर आप उसको थोड़ा मतलब क्या कहते हैं ट्विस्ट करेंगे, मेमोराइज करेंगे आइडियाज़ को, तो फिर आपको अच्छा बैंड स्कोर नहीं मिलेगा, राइट। अच्छा 2-4 मिनट की और बात, उसके बाद हम बुक पे आएंगे वापस, ठीक है। अब जब आपने ऐसे लिखना है तो ऐसे के 3 पार्ट्स हैं, इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन में आप 3 सेंटेंसेस बना लें, 2 बना लें, 4 बना लें, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। लेकिन इंट्रोडक्शन जो है वो लेंथी नहीं होना चाहिए, इंट्रोडक्शन शॉर्ट टू द पॉइंट होना चाहिए। आइडियल क्या है, इंट्रोडक्शन में आप 3 सेंटेंसेस लिखें। सबसे पहले जो आपको टॉपिक मिला है उस पर एक जनरल सेंटेंस, राइट। अब जैसे स्मोकिंग की हम बात कर रहे हैं कि स्मोकिंग शुड बी बैन्ड एट ऑल द पब्लिक प्लेसेस, हाउ फार डू यू अग्री और डिसअग्री विद दिस स्टेटमेंट। अब आप कहेंगे दीज डेज whenever we go to any public place, we find many people smoking relentlessly or smoking without any hesitation, something like that. अब ये क्या है, general sentence। उसके बाद second क्या है, paraphrase the topic, whether smoking should be banned at all the public places or not has become a global issue। ठीक हो गया कि जी इसको बैन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वैसे अब तो कर दिया हुआ है बैन, हर जगह पे स्मोकिंग बैंड है, ठीक है। उसके बाद आई स्ट्रांगली बिलीव दैट। अब थर्ड सेंटेंस क्या है, मेरा ओपिनियन। पहला क्या था, जनरल स्टेटमेंट। दूसरा क्या था, पैराफ्रेज द टॉपिक, जो टॉपिक दिया हुआ है उसी को देखें, और जब पैराफ्रेज करना है हू बहू कॉपी नहीं करना। और थर्ड सेंटेंस क्या होगा, माई ओपिनियन। आई स्ट्रांगली बिलीव दैट देयर शुड नॉट बी एनी बैन ऑन स्मोकिंग एंड स्मोकर्स शुड बी अलाउड टू स्मोक वेयर एवर दे वांट टू। ठीक है, मैं स्मोकिंग नहीं करता, वैसे बता रहा हूं, ठीक है, इस तरह। या फिर आप बोलेंगे आई स्ट्रांगली बिलीव दैट देयर शुड बी अ स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन ऑन स्मोकिंग एट पब्लिक प्लेसेस एंड इन दिस एसे आई विल गिव रीजंस फॉर माय ओपिनियन। ये क्या है, इसको हम बोलते हैं थीसिस सेंटेंस, और ये क्लियरली लिखा होना चाहिए। और ये आप बनाना, ये तीनों सेंटेंसेस आपने बनाना सीखने हैं। पहला कैसे बनेगा, दीज डेज के साथ। दूसरा कैसे बनेगा, टॉपिक दिया हुआ है उसको पैराफ्रेज करना है। तीसरा कैसे बनेगा, अगर ओपिनियन ऐसे है तो आई स्ट्रांगली बिलीव दैट, उसके साथ थर्ड सेंटेंस बन जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब आईएलटीएस में एग्जामिनर एक्सपेक्ट करता है कि आपने अगर अपना ओपिनियन दिया है ना, तो योर ओपिनियन इज बैक्ड बाय एविडेंस। और वो एविडेंस क्या है, वी कॉल देम आर्ग्यूमेंट्स। वो आपके आर्ग्यूमेंट्स से, आप कह रहे हैं स्मोकिंग पे बैन होना चाहिए, ठीक है जी होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, फर्स्ट रीजन बताएंगे, ठीक है, फिर आप सेकंड रीजन बताएंगे। तो आपके पास 2 सॉलिड रीजंस होनी चाहिए व्हाई स्मोकिंग शुड बी बैंड एट पब्लिक प्लेसेस, और उन्हीं 2 रीजंस आपने 2 बॉडी पैराग्राफ्स में एलैबोरेट करना है। अच्छा, ओपिनियन ऐसे लिखने के 2 तरीके हैं, एक में आप 3 बॉडी पैराग्राफ्स लिखते हैं, एक में आप 2 बॉडी पैराग्राफ्स लिखते हैं। अच्छा, अब 2 वाला क्या है और 3 वाला क्या है। अगर आप ओपिनियन ऐसे में 2 बॉडी पैराग्राफ्स लिखते हैं तो उसमें क्या होगा,
उसमें ये होगा कि आपने एक पैराग्राफ में व्हाट यू अग्री विथ एंड सेकंड पैराग्राफ में व्हाट यू डिसएग्री विथ और कंक्लूजन में व्हाट यू फाइनली अग्री विथ। समझ गए? 2 पैराग्राफ बॉडी में लिख के, एक जो आप अग्री करते हैं, एक जो आप डिसएग्री करते हैं और एक आपका फाइनल वर्डिक्ट कि ये मैं अग्री कर रहा हूं, ये मैं डिसएग्री कर रहा हूं, लेकिन ओवरऑल मैं इससे अग्री ही करता हूं। क्लियर हो गया? अच्छा, दूसरा जो स्टाइल है जो इससे बेहतर है वो क्या है? 2 रीजंस व्हाई यू अग्री एंड 1 कॉन्ट्रास्ट पैराग्राफ। क्योंकि आपका जो ओपिनियन ऐसे है उसको बैलेंस करने के लिए, अगर आप कॉन्ट्रास्ट नहीं लिखते तो आपका ऐसे इनकम्प्लीट है। जो उसका टास्क रिस्पॉन्स है ना, वो आपको उसमें बेंच स्कोर फिर कम मिलेगा, क्योंकि आप अग्री कर रहे हैं। तो जो लोग उससे डिसअग्री करते हैं, ये जो ऑपोजिट साइड है, आपने ऑपोजिट साइड को भी मेंशन करना है। ठीक है? आप कहते हैं स्मोकिंग बैन होनी चाहिए, आपने 2 पॉइंट्स बताए। एक पॉइंट आपने बताया हेल्थ हैजर्ड है, दूसरा पॉइंट आपने बताया डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ अ बैड हैबिट है, बैड हेल्थ हैबिट, कि बच्चे देखते हैं तो बच्चे भी फिर उसी तरह पेंसिल पकड़ना शुरू कर देते हैं एंड लेटर इन लाइफ दे स्टार्ट स्मोकिंग। ये आपने 2 चीजें बताई। अब यहां पे आप लिखेंगे हाउएवर सम पीपल आर्ग्यू that if they do not smoke they may have indigestion or other health problems like migraine and all that। होते हैं जो सिगरेट पीते हैं, ठीक है? वो एक हमारे पेशेंट थे, तो वो बीमार थे, उनका ऑपरेशन होना था, तो डॉक्टर ने सख्ती से मना किया था कि ऑपरेशन से 8-10 घंटे पहले सिगरेट नहीं पीना। तो उनकी जान पे बनी हुई थी। वो कहते मुझे व्हीलचेयर पे बाहर ले जाओ हॉस्पिटल से, थोड़ा सा कर लूँ तो फिर मैं वापस आ जाऊँगा एंड ऑल दैट। तो जो लोग सिगरेट पीते हैं उनको उसके बगैर सर में दर्द शुरू हो जाता है, उनको तबीयत बेचैन हो जाती है एंड ऑल दैट। तो आप ये लिख सकते हैं यहाँ पे, हाउएवर सम पीपल आर्ग्यू दैट इफ वी रिस्ट्रिक्ट स्मोकिंग देयर इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु स्मोक दे मे सफर। उसमें आप इंडाइजेशन प्रॉब्लम, क्योंकि कुछ लोग खाने के बाद फौरन सिगरेट पीते हैं, तो सिगरेट के बगैर उनका खाना जो है ना हजम नहीं होता एंड ऑल दैट। सो यहाँ पे आपने कॉन्ट्रास्ट लिखना है। ठीक हो गया? अच्छा, कॉन्ट्रास्ट लिखने के बाद देन यू आर गोइंग टू कम टू कंक्लूजन, और कंक्लूजन में होगा ऑल थिंग्स कंसीडर्ड, कि जो मैंने पूरी बात की, जब आप कंक्लूजन बना रहे हैं लास्ट पैराग्राफ, ठीक है? ऑल थिंग्स कंसीडर्ड, once again I strongly affirm that there should be a strict ban on smoking all through the public places। अब ये क्या हुआ? ये कंक्लूजन है कि सारी बात कर दी। अच्छा, कंक्लूजन ये भी हो सकता है, all things considered smokers should be allowed to smoke whenever they want to and there must be some designated smoking areas where they can smoke and all that। ठीक है? अब ये भी एक कंक्लूजन हो सकता है। तो ऑल थिंग्स कंसीडर्ड के बाद आपने अपना ओपिनियन रीस्टेट करना है। उसके बाद आपकी मर्जी है, अगर आप समरी देना चाहें जो आपने 2 आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं उनकी, आप उसकी एक सेंटेंस में समरी दे सकते हैं। 3rd सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कंक्लूजन का, उसमें आप प्रिडिक्शन दे सकते हैं। ठीक है? आप लिख सकते हैं आई थिंक इन द फ्यूचर many people, और उसके बाद जो भी आप करेंगे, I think in the future governments and public organizations will impose strict laws to curb smoking at public places। curb का मतलब है उसका खात्मा करना, खत्म करना and all that। तो ये क्या होगा? This is going to be something about future। और अदरवाइज आपके ऐसे में फ्यूचर का सेंटेंस शायद नहीं होगा। तो कंक्लूजन में जो लास्ट सेंटेंस है ना, उसमें आप इसको बोलते हैं प्रिडिक्शन। कंक्लूजन में लास्ट सेंटेंस में आपने प्रिडिक्शन दे देनी है, समथिंग लाइक दैट। ठीक है? अब ये है ईजियर सेड देन डन। कहना आसान, करना मुश्किल। जब करेंगे तो फिर समझ आएगी कि इसको कैसे करना है, राइट? लेकिन इस तरह से आप अपना कोई भी ऐसे, किसी भी टाइप का ऐसे जो है वो लिख सकते हैं।